हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रभाकर मैथ्स एकेडमी। हम लोग आज का जो सॉल्यूशन करेंगे वो एनसीईआरटी का जो आगे पढ़े थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.2 पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने किया था और 16, 17 सेम गुना करना है तो आप कर लोगे। हम 18 देखते हैं क्या है जो, ठीक है। 18 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि ए नाम का एक मैट्रिक्स है इस तरह से, वह 0 माइनस tan अल्फ़ा बटा 2 tan अल्फ़ा बटा 2 और ये 0, ठीक है। और कह रहा है कि एंड आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सो दैट, इस तरह से हमें सो दैट करना है, सो दैट आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू मैट्रिक्स में एक है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा इंटू नहीं कॉस अल्फ़ा, ठीक है ना। ये प्रूफ करना है हमें। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, ए नाम का एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में आई जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब सेम ऑर्डर जो कि ए का होगा वही ऑर्डर होगा इसका, ठीक है। और इसमें आपको प्रूफ करना ये वैल्यू इज इक्वल टू ये। तो प्रूफ करने वाले में या तो ये लेकर चलो ये आ जाए या ये लेकर चलो ये आ जाए, ये दोनों का अलग अलग वैल्यू अपने सुविधा कंफर्ट लेवल के हिसाब से आप कर सकते हो। तो हम ये निकालेंगे और फिर ये निकालेंगे, दोनों इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखो आई प्लस ए, प्रूफ में हम चलते हैं। प्रूफ में हम सबसे पहले देखते हैं क्या, आई प्लस ए निकालते हैं। आई प्लस ए, तो आई हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 और प्लस ए का वैल्यू जो है हमारा ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू है 0 माइनस tan अल्फ़ा बटा 2 tan अल्फ़ा बटा 2 और 0। इसको आप ऐड कर लो, इसको ऐड करोगे ये 1, इसको इसके साथ करोगे तो माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, ये इसके साथ करोगे तो tan अल्फ़ा बाई 2 और इसके साथ ये करोगे तो 1। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये है जिसको आप LHS कहोगे, ठीक है। ये हमारा LHS था। RHS में देखो I माइनस ए है और ये है, ठीक है। तो हम I माइनस ए निकाल लेते हैं पहले, चूँकि I माइनस ए, तो I माइनस ए डायरेक्ट निकालो। देखो अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं 1 0 0 1 और माइनस ए, तो ए है आपका 0 माइनस tan अल्फ़ा बटा 2 tan अल्फ़ा बाई 2 0। माइनस करोगे तो ये इसके साथ करोगे तो ये तो 1 ही होगा, ठीक है। इसके साथ करोगे तो माइनस माइनस प्लस tan अल्फ़ा बटा 2 और इसके साथ करोगे तो ये माइनस tan अल्फ़ा बटा 2 और इसको इसके साथ कर लोगे तो ये 1। कहोगे लग रहा है अभी भी प्रूफ हो रहा है, नहीं है, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है निगेटिव, ठीक है। तो अब इसके साथ जो आई माइनस ए के साथ गुना करना है ये वाला वैल्यू, आप ध्यान से देखना। RHS में जो है मेरा, RHS में जो वैल्यू है वो क्या है, आई माइनस ए इंटू इतना। तो आई माइनस ए का वैल्यू ये है 1 tan अल्फ़ा बटा 2 माइनस tan अल्फ़ा बटा 2 और 1 और इंटू में ये वाली वैल्यू। तो इसको हम लिखते हैं कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। अब देखो ध्यान से, ये अल्फ़ा बटा 2 है और ये अल्फ़ा है इसका एंगल, ठीक है। तो एंगल जब तक सेम नहीं होगा दोनों को तो हम मल्टीपल नहीं करेंगे। तो देखो एंगल सेम करने के लिए यहाँ पे आप क्या करो ना कि कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है। देखो कॉस अल्फ़ा है और एक साइन अल्फ़ा है, इसको tan के रूप में फार्मूला लिखना है। तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बटा 2 और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बटा 2, ठीक है ना। ऐसा 11th में आपने पढ़ा होगा। तो साइन अल्फ़ा का वैल्यू होता है tan के रूप में 2 tan अल्फ़ा बटा 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बटा 2, ये वैल्यू होता है। एक्चुअली में साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा आपने पढ़ा होगा। साइन 2 थीटा का tan के फॉर्म में 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। और कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें हमें 2 थीटा नहीं था, 2 अल्फ़ा नहीं था, सिर्फ अल्फ़ा था। तो एंगल को हमने हाफ कर दिया, तो जहाँ अल्फ़ा होना चाहिए वहाँ अल्फ़ा बाई 2 हो गया सेम। तो यहाँ पे आप देखो ये वैल्यू रख लो, यानी कॉस अल्फ़ा के जगह पे इतना रख लो। तो देखो ध्यान से, अगर हम वो भी रखते हैं तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एक काम कर लो ऐसे, चूँकि
या चलो वैल्यू रख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये हो जाएगा 1 tan अल्फ़ा बटा 2 माइनस tan अल्फ़ा बटा 2 1। और यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएंगे cos अल्फ़ा को आप लिखोगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बटा 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 2 tan अल्फ़ा बटा 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बटा 2। उसी तरह से यहाँ पे 2 tan अल्फ़ा बटा 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बटा 2, और इसको 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बटा 2, है ना। अब इसको मल्टीपल करो तो देखो, और छोटा हम करने के लिए काम करते हैं, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं tan अल्फ़ा बटा 2 को हम कुछ मान लेते हैं t दोनों के रूप में। लास्ट में हम t के जगह पे वैल्यू सिर्फ क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो, तो जो मेरा वैल्यू रह गया ये वाला, ठीक है। तो ये जो मेरा था वो कितना हो गया, 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2। अल्फ़ा बाई 2 को आपने क्या माना, t माना। तो जहाँ पे अल्फ़ा बाई 2 देखिए, सॉरी tan अल्फ़ा बाई 2 दिखे वहाँ पे आप t रख लो। एक छोटा वेरिएबल बनाने के लिए हमने ऐसा करा। आप डायरेक्ट वे में भी गुना कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, तो ये 1 और ये t, यहाँ पे जो है माइनस है तो माइनस t और 1, ठीक है। और इनटू में फिर ये वाली वैल्यू देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस 2 टी बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ देखो उसी तरह से, और यहाँ भी रख लेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। जो देखो मल्टीप्लाई तो होगा 2/2 ऑर्डर का है ना। मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यू क्या आएगा वो देखो, इस रो को इस कॉलम के साथ करना है। तो डायरेक्ट हम करते हैं, इसके साथ ये करेंगे तो इतना ही रहेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। और इसको इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, 2t स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर इसको इसके साथ करो तो ये इसके साथ, तो माइनस 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। और इस t को इसके साथ, तो देखो यहाँ पे t और t जाएगा तो दोनों में गुना होगा, माइनस टी क्यू बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इसके साथ गुना करो, इसके साथ, तो ये माइनस टी इसमें जाएगा गुना होगा, तो माइनस टी और माइनस टी क्यू बटा में 1 प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी, 1 प्लस टी स्क्वायर। और प्लस इसको इसके साथ करोगे तो माइनस 2t स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना। इसको इसके साथ किए तो ये टी स्क्वायर नहीं, सिर्फ टी, सॉरी, इसको इसके साथ करें। अब इसको इसके साथ करो तो माइनस टी से इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर और बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। और एक से इसमें करोगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, देखो एलसीएम सेम आएगा इसमें, है ना। डायरेक्ट हम कर देंगे, समझना, एलसीएम सेम आएगा तो ये ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो ये इसके साथ जुटेगा तो 1, और इसमें ये घट जाएगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे भी 1 प्लस टी स्क्वायर। इसमें देखो नीचे एलसीएम सेम, तो ऊपर वाला सब जुटेगा तो माइनस 2t प्लस टी, माइनस टी और ये माइनस टी क्यू बचेगा, तो इसमें माइनस टी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा ऊपर में। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, और बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरह से इसको देखो, इसका सेम है, तो ये वाला वैल्यू इसके और इसके साथ जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसमें एक तो मिसिंग होगा कहीं पे, इसको इसके साथ हमने गुना करा था तो माइनस टी और माइनस माइनस प्लस, और ये वाली आपका वैल्यू प्लस था, इसके साथ किया था हमने, तो ठीक है। तो ये वाली इसके साथ करेंगे तो देखो 2t में से एक t गया तो एक t बचा, है ना, और प्लस टी क्यू और बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ऊपर में आप t कॉमन कर लोगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। इसमें देखो उसी तरह से इसमें ये एलसीएम तो आपका हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, ये जुटेगा तो 1, और ये इसके साथ घट के टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर। तो आप देखो ध्यान से,
ये कटा, ये कटा, ये कटा और ये कटा, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ पे -t। अब देख माइनस और t का जो वैल्यू था वो क्या था, tan α/2 था, है ना। तो ये हो जाएगा tan α/2 और यहाँ पे सिर्फ t, तो ये हो जाएगा tan α/2 और ये कट के 1। आप देखो ऐसा ही प्रूफ करना होगा, है ना। प्रूफ जो करना था हमारा LHS में आया था, यही वैल्यू था 1 माइनस tan α/2 और इसमें tan α/2 और इसमें 1, ठीक है ना। तो ये आप देख लो ध्यान से, ठीक है, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने ये जो वैल्यू पुट किया था tan α/2 बराबर t, तो अपने सुविधा के लिए किया था ताकि एक वेरिएबल में आए। अगर आप देखो, अगर हम α/2 tan α/2 को t नहीं मानते तो और मेरा ये कैलकुलेशन जो है कम्प्लेक्स होता, ठीक है। आप कर सकते हो, नो इशू, आप इजली वे में कर लोगे, ठीक है। तो अगला जो सवाल है वो लिटरेचर में इस तरह से बड़ा सवाल है, ठीक है, इस तरह से बड़ा सवाल है लिटरेचर में। तो इसको जो है हम पढ़ के सुनाते हैं कि ए ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड pays 5% interest per year and the second bonds pay 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of, पहला 1800 और दूसरा 2000। इस तरह से ये बड़ा सवाल है जिसको लिखने में टाइम लग जाएगा। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप बुक है आपके पास, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको हम हिंदी में बोल के समझा देंगे, बिल्कुल इजी में है, इतना लिटरेचर आपको लिखने और समझने की ज़रूरत नहीं है। देखो इसमें कह रहा है कि एक ट्रस्ट के पास जो है ना 30,000 रुपया है जो इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, 30,000 इन्वेस्ट करना चाहता है और दो प्रकार के बॉन्ड में, ठीक है। अब पहले प्रकार पर जो बॉन्ड है उसमें 5% इंटरेस्ट मिलता है और दूसरे प्रकार का जो बॉन्ड है उसमें 7% इंटरेस्ट मिलता है तो पर ईयर। तो कह रहा है मैट्रिक्स का गुणनफल का इस्तेमाल करके हाउ टू डिवाइड 30,000। आप 30,000 को कैसे कैसे बांटोगे दो टाइप्स में बॉन्ड में कि आपको पहला से जो इंटरेस्ट मिले यानी कि साधारण ब्याज मिले, एक साल में साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है, वो 1800 है और दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि 2000 मिले। सिंपल समझना कि आपके पास 30,000 रुपया है, ठीक है, 30,000 रुपया है, आप इसको दो प्रकार के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो हम ऐसा नहीं है कि एक 15 दे दें 15 दे दें, हम अपने बेनिफिट के अनुसार मार्केटिंग कर लेंगे कि किसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो हम देखेंगे इसमें, तो इसमें ये कह रहा है कि आप दो प्रकार के बॉन्ड में इन्वेस्ट करो 30,000 को और जो इंटरेस्ट है पहले बॉन्ड पे, ठीक है ना, द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% और दूसरा पे 7% है, ठीक है। तब आपको पहला से जो है 30,000 का जो दो भागों में आप इन्वेस्ट करोगे उससे 1800 रुपये का ब्याज प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो अगर पहला में हम मान लिया जाए 20,000 इन्वेस्ट करते हैं तो दूसरा में हम 10,000 इन्वेस्ट करेंगे। पहला में अगर 15,000 करते हैं तो दूसरा में भी 15,000 करना पड़ेगा कि आई हैव ओनली 30,000 रुपीज़, ठीक है। तो इसको अगर पहला में हम इन्वेस्ट करें x तो दूसरा में इन्वेस्ट करना पड़ेगा 30,000 माइनस x, है ना। तो पहला में यदि फर्स्ट बॉन्ड में हम इन्वेस्ट करते हैं x रुपीज़ तो सेकंड में जो मुझे करना पड़ेगा वो 30,000 माइनस x रुपीज़, ये रुपीज़ है, ठीक है, इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी हो x का वैल्यू वही तो फाइंड आउट करना है मुझे। तो अब इसमें कह रहा है इसका जो इंटरेस्ट है ना, इस पे इंटरेस्ट जिसको कैपिटल R कह सकते हो, रेट, इंटरेस्ट का जो रेट है वो 5% है पर ईयर और इस पे जो रेट है ना वो है आपका 7% पर ईयर, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ लो, देखो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा कि हमारे पास पहला है एक और एक दूसरा है। इसमें हमने x रुपीज़ इन्वेस्ट किया तो इसमें 30,000 माइनस x करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा जो था अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट था, ओके। अब दूसरा जो है रेट है, रेट इस पे जो है मेरा कितना है 5% है और इस पे 7% है, ठीक है। तो इसमें जो SI होना चाहिए पहला के लिए कह रहा है, ये पहला क्वेश्चन के लिए कि SI जो सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए वो 1800 होना चाहिए, यही सवाल है मेरा।
ठीक है, कितना होना चाहिए, 1800 होना चाहिए। तो आप जानते हैं सिंपल एक आपको बताता हूँ कि जो एसआई का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। एसआई का जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है वो होता है P गुना R परसेंट गुना T। यही परसेंट को हटाते हैं तो बटा में 100 हो जाता है। तो इसी का यूज करके हम इसमें निकालेंगे। तो ध्यान रखना जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे होते हैं उसको रो में रखना है, ठीक है, और जो भी रेट और टाइम होता है उसको वर्टिकल यानी कि कॉलम में रखना है। और बाई यूजिंग आपको कह रहा है मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का यूज करके इसमें निकालना है, ठीक है। तो देखो तो चूंकि एस आई 1800 है तो एस आई इक्वल टू पी, तो पी हमारा ये है और ये है, तो x इंटू 30,000 इंटू नहीं, इसको हमें रो में रखना है हमने बोला। और उसके बाद रेट होता है, तो रेट कितना है 5%, ठीक है। तो 5% को आप 5/100 यानी कि 0.05 लिख सकते हैं ना, और 7% 0.07, और गुना में टाइम, तो टाइम तो 1 है तो 1 को आप जैसे रख लो, कॉलम में रखो, रो में रखो, नो इशू, ठीक है। तो टाइम 1 था। अब इज इक्वल टू ये क्या हो गया, P गुना R गुना T इज इक्वल टू एस आई का वैल्यू क्या है 1800 है। यहाँ से सॉल्व करके आप यदि x का वैल्यू फाइंड आउट करते हो, मान लिया जाए 10,000 है, तो दूसरे का जो हो जाएगा दूसरा बॉन्ड में 20,000 हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको इससे गुना करोगे तो 0.05x और प्लस इसको इससे करोगे तो इसमें आ जाएगा तो 21, तो 21 तो आएगा, लेकिन ये आपका देख लो ध्यान से कि 30,000 है ना, और गुना 7/100 होगा तो ये कटेगा, तो ये 2100 हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने इससे के साथ करा तो ये इतना इंटू इतना x, और इसके साथ ये करेंगे तो ये इसके साथ और माइनस 0.07x इज इक्वल टू 1800। अब इसके साथ ये घटाओ तो कितना हो जाएगा माइनस 0.02x, और ये इसके साथ घटेगा उधर तो माइनस 300 है ना, 300 ये हटेगा तो 100, ठीक है। तो आप देखो इसको काट लो 150, ये माइनस से माइनस कट गया, तो x का जो वैल्यू हो गया ये 100 जाकर गुना हो जाएगा तो 15,000, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि हमने जो इन्वेस्ट करा वो पहले पे 15,000, तो दूसरे पे भी 30,000 माइनस x, यानी कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट वो फर्स्ट वाले पे जो था वो कितना था, अमाउंट जो हमारा इन्वेस्टमेंट किए थे I1 मान लिया जाए तो वो 15,000, और दूसरा था 30,000 माइनस x दूसरा इन्वेस्टमेंट, तो ये 15,000 माइनस 15,000 यानी कि ये भी आपका 15,000 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इस तरह से अलग अलग करा। दूसरा इसी में सवाल है कि जब हमारा जो एसआई हो वो 1800 ना हो और वो हो आपका 2000 हो, तो ये 1800 की जगह पे सिर्फ 2000 रखना, और जो रेट परसेंटेज है आपका सेम है, तो फिर सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू अलग आएगा इस बार, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा सवाल है 20 नंबर, उसी तरह से है आपका, इसमें आप कर लोगे, ठीक है। कह रहा है द बुक्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, जो भी अमाउंट हो उसको रो में रख लेना और उसका रेट को कॉलम में, रेट अमाउंट को गुना कर देना, तो इसमें आपका फाइंड द टोटल अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। 21 जो सवाल है आपका वो थोड़ा सा समझना। 21 और 22 के लिए कुछ कंडीशंस लगाया है कि हमारे पास x y z w p मैट्रिक्स है जिसके ऑर्डर इतना 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 है। देखो x y z w और p इस तरह से दिया गया है, और इसका ऑर्डर तो देखो हम ज़्यादा समझने के लिए, इजी करने के लिए इस तरह से दिखाते हैं। इसका है ऑर्डर ये, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस k, और ये z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p, w का ऑर्डर है n क्रॉस 3, और इसका p का है स्मॉल p क्रॉस k, ठीक है। इस तरह से इसका ऑर्डर दिया गया है। तो कह रहा है कि अज्यूम x y z w एंड p आर द मैट्रिक्सेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स
रेस्पेक्टिवली चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। ठीक है, यानी कि 2 सवाल है इसी पे। तो पहला कह रहा है आपका कि द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट बाई पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल डिफाइंड आर। देखो यहाँ पे कह रहा है कि रेस्ट्रिक्शन पूछ रहा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई एक मैट्रिक्स के रेस्ट्रिक्शन क्या है, और इसमें ऑप्शंस है ए के इज इक्वल टू 3, पी इज इक्वल टू एन स्मॉल पी, और बी में है के इज आर्बिट्री कांस्टेंट और पी इज इक्वल टू 2, और सी में है पी इज आर्बिट्री और के इज इक्वल टू 3, और डी में है के इज इक्वल टू 2 और पी इज इक्वल टू 3। अब थोड़ा सा इसमें एक नया टर्म्स है उसको देख लेते हैं कि आर्बिट्री है। ठीक है, कांस्टेंट ये भी एक तरह का कांस्टेंट है, लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक जनरल कांस्टेंट होते हैं और एक आपका आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। जैसे हम लिखें कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक, या सॉरी ऐसे लिखें ax 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक आपका 2 और 10 दिख रहा है, इसको आप कहते हो अचर, स्केलर, अदिश, कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो आप a और b दिख रहे हो ना, ये भी एक तरह का कांस्टेंट ही है, लेकिन ये क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो ये दोनों में फ़र्क क्या है, ये कांस्टेंट तो फिक्स हो गया कि 2 और 10 है, लेकिन ये जो कांस्टेंट है a और b, इसका डिफरेंट इक्वेशंस के लिए डिफरेंट वैल्यू होंगे, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि k जो है आर्बिट्री है, यानी कुछ भी हो सकता है, कि यहाँ पे फिक्स नहीं है, कांस्टेंट होने के बाद भी k फिक्स नहीं है। अब देखो यहाँ, अब इसमें हम कंडीशंस के अनुसार देखेंगे कि क्या है इसका। तो इसका जो शर्त है वो देखो क्या है। अब इसमें कह रहा है ये वाली वैल्यू कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के लिए कौन सा शर्त सही है। तो P का जो है क्या है, देखो तो यहाँ पे P का है P का अगर हम ऐसे लिखें तो स्मॉल p क्रॉस k है ना, और इंटू बाई का क्या है समझना, लोगों को समझ में नहीं आता है, और प्लस W n क्रॉस 3 और इंटू बाई क्या है 3 क्रॉस k। तो पहले इसके लिए हम सोचें कि यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है और यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है ना, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, और ये मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद एडिशन है। तो मल्टीप्लिकेशन होने के लिए पहले के कॉलम्स की संख्या और दूसरे के रो की संख्या समान होना चाहिए, यानी k बराबर यहाँ से 3 निकला। ठीक है, और गुणनफल होने के बाद जो नया ऑर्डर बनेगा, यानी कि यहाँ पे p इंटू बाई जब हम कर लेंगे p इंटू बाई, तो इसका जो नया ऑर्डर बनेगा, इसका रो और इसका कॉलम यानी p क्रॉस के प्लस। अब यहाँ से ये समान है, चलो अच्छी बात है कि ये 3 समान आ गया है, यहाँ पे k बराबर 3 आया था। ठीक है, उसके बाद जो w और y का जो गुना करेंगे तो नया जो ऑर्डर बनेगा ये n क्रॉस k का बनेगा। अब चूंकि हम इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब, जोड़ने का मतलब क्या है कि दोनों का ऑर्डर समान होना चाहिए, यानी कि यहाँ से आपका ऑर्डर जो हो जाएगा p क्रॉस k और इज इक्वल टू n क्रॉस k होगा। तो k से k कट गया, तो यहाँ से हमारा क्या निकला, p बराबर n। तो यानी 2 कंडीशन इसमें निकले, एक k बराबर 3 और p बराबर n, है ना। तो जिसमें हो, किसमें है, p बराबर n और k बराबर 3, ठीक है ना, ये a नंबर में। आई बात समझ में। तो इस तरह से पहला 21 का सॉल्व होता है, और 22 का जो है एक देख लेते हैं हम। कंडीशंस 22 के लिए भी वही है, लेकिन इसमें क्वेश्चन अलग है, तो उसको देख लेते हैं। ट्वेंटी टू है मेरा कि इफ़ n बराबर p, ये खुद क्वेश्चन दे रहा है कि इफ़ n बराबर p हो देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स n 7x और -5z, इसका जो है ना आपको ऑर्डर व्हाट, ठीक है। ऑप्शन है ए नंबर में ऑप्शन है p क्रॉस 2, b में ऑप्शन है 2 क्रॉस n, c में है n क्रॉस 3
और डी में है पी क्रॉस एन, है ना। तो इसको देखो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखो आप, 7x ये तो स्केलर है, इससे ऑर्डर में फ़र्क नहीं पड़ता, यानी हमें ढूंढना है x माइनस जेड, तो x, ठीक है। या अगर 7 लगाना चाहते हो नो इशू। तो x का जो था 2 क्रॉस n था और माइनस 5z, इसका जो ऑर्डर है, इसलिए ये लिख रहे हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए, 2 क्रॉस p है। अब आपको पता है एडिशन हो या डिफरेंस हो तभी होगा जब उसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, यानी कि ये ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इससे कंक्लूजन निकलता है 2 क्रॉस n इज इक्वल टू 2 क्रॉस p, दूसरे 2 कट गया, n बराबर p आया, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका कि n बराबर p, तो आपका क्वेश्चन भी दे रहा था तो इसको करने की ज़रूरत नहीं, आपको ऐसे ही समझ लेना। तो या तो इसका 2 क्रॉस n हो जाए या फिर इसका क्या हो जाए 2 क्रॉस p हो जाए, इसी दोनों में कोई ऑर्डर हो, क्योंकि दोनों समान ही है, n बराबर p यहाँ से आया भी है, वो कह भी रहा था, तो इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं था, यहीं से आप समझ लेते, या तो ये ऑर्डर हो जाए या तो ये ऑर्डर हो जाए, बिकॉज n इज इक्वल टू p है, आया भी है ना। तो देखो p क्रॉस 2 नहीं होगा, 2 क्रॉस n बिल्कुल होगा, या तो 2 क्रॉस n हो जाता है या तो 2 क्रॉस p, इसको कर देते अगर पहले 2 क्रॉस p तो हो जाता, p क्रॉस 2 डजंट इक्वल टू 2 क्रॉस p, है ना, क्योंकि ये ऑर्डर है, डिफरेंट हो जाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर था आपका, ये समाप्त हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने ये सीखा एडिशन, डिफरेंस एंड मल्टीप्लिकेशन विद देयर प्रॉपर्टीज। अब यहाँ से कुछ नया नया टर्म्स है, काफ़ी इजी है, मैट्रिक्स अलजेब्रा इजी होता ही है। तो इसमें जो नया टर्म्स है अब वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रांसपोज होता क्या है ये देखेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को हिंदी में परिवर्त कहते हैं, ठीक है, यानी कि एक आव्यूह का परिवर्त, इसका हिंदी होता है परिवर्त। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए ये ट्रांसपोज परिवर्त कहलाएगा, यानी कि अंग्रेजी वर्ड है। तो ट्रांसपोज होता क्या है, सिंपल एक लाइन में समझो कि कोई भी दिया गया मैट्रिक्स हो, किसी भी ऑर्डर का हो, ट्रांसपोज निकाला जा सकता है। तो ट्रांसपोज क्या होता है ना कि उसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में परस्पर इंटरचेंज कर देने से जो मैट्रिक्स बनता है वो दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है इसमें कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का मैट्रिक्स हो, ठीक है। यानी कह सकते हैं यहाँ पे कि इफ A इज इक्वल टू Aij M क्रॉस n इज ए मैट्रिक्स, किसी भी प्रकार का मैट्रिक्स, नॉन जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, नो इशू, किसी भी प्रकार का मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास A नाम का एक मैट्रिक्स है तो इसको आप बदल दो, यानी कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दो, तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो ट्रांसपोज। तो जब रो को कॉलम में बदल देंगे तो ये I की जगह J हो जाएगा, J की जगह I, और यहाँ M की जगह N और N की जगह पे M हो जाएगा, ठीक है। इफ इतना इज ए मैट्रिक्स देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AJI, और यहाँ पे हो जाएगा M क्रॉस N जो था N क्रॉस M हो जाएगा, ठीक है ना। अब ट्रांसपोज का जो होता है मैट्रिक्स को सूचित क्या से जिसे कहते हैं, इट इज जनरली इट इज डिनोटेड बाई A डैश या A पे पावर कैपिटल T, इस तरह से, ठीक है ना। या तो A डैश लिखो या फिर इसको A पे पावर कैपिटल T लिखो, तो आप A डैश लिखना, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मीन्स ये निकलता है दैट इज हमारा यहाँ से कि A डैश इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या, AJI और N क्रॉस M, ठीक है। जो हमारा मैट्रिक्स था A नाम का AIJ M क्रॉस N, वो हो जाएगा AJI और उसका ऑर्डर भी बदल जाएगा N क्रॉस M। कब, जब इसका हम ट्रांसपोज निकालें तब। जैसे देखो, जैसे हम कहें यहाँ पे कि 3
4 5 2 4 3, ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए नाम का, इसको आपको निकालना है ए डैश, मतलब इसका ट्रांसपोज। तो इस रो को आप इसके कॉलम में रिप्रेजेंट कर लो, यानी 3 4 5, इसके कॉलम में 2 4 3, तो ये इसका ट्रांसपोज निकल गया। देखो इसका ऑर्डर जो था 2/3 था, 2/3, लेकिन अब 3/2 हो गया, बदला ही ना। तो ट्रांसपोज निकलने से उसके ऑर्डर्स क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। रो जो होता है वो कॉलम में बदल जाता है, कॉलम रो में बदल जाता है, नंबर्स, है ना। तो इस तरह से आप किसी भी तरह का मैट्रिक्स दिया गया हो और भी देख सकते हो कि ए यदि मान लिया जाए ऐसे हो 1 2 3, तो इस कॉलम्स को इसके रो में बदल दो, ठीक है। तो ए डैश जो हो जाएगा हमारा 1 2 3 होगा, बस। और तो है ए नहीं, हमने ये नहीं बोला कि रो को कॉलम में, सिर्फ रो को कॉलम में और उस कॉलम को रो में परस्पर इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब ही होता है एक दूसरे के साथ इंटरचेंज, चेंज अलग और इंटरचेंज अलग होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल सकते हो। अब यहाँ पे कहो कि जैसे ए नाम का एक मैट्रिक्स है 5, इसका ट्रांसपोज क्या होगा। तो देखो इसमें ए डैश करोगे तो इस रो को इस कॉलम में, या इस कॉलम को इस रो में, तो एक ही एलिमेंट से, तो एक ही एलिमेंट ही रह जाएगा, रो कहो या कॉलम कहो, है ना। तो हमारे पास, इसलिए तो इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसपोज किसे कहते हैं, ये हो गया। अब इससे प्रॉपर्टीज है कुछ, उसके बारे में देखेंगे। प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसमें जो पहला है वो हमारा है कि यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, ठीक है, और उसका फिर से ट्रांसपोज कर दें, तो वो दिए गए मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। जैसे देखो, हम 2 3 4 2 3 1 2 सिंपल एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए नाम का। इसका ट्रांसपोज मैंने निकाला, तो इसको इसमें बदल देना है 2 3 और 1 2, तो ये ट्रांसपोज निकल गया ए डैश। फिर से इसका ट्रांसपोज कर दो, यानी इस दिए गए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज आप कर दो, तो ये रो इस कॉलम में बदल जाएगा और ये रो इस कॉलम में। तो अगर इसको देखा जाए तो जो मैट्रिक्स था 2 3 1 2 वही वाला वैल्यू आ गया, यानी कि ए। यानी कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद फिर से ट्रांसपोज आप कर लो तो उस दिए गए मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना वाली बात ये है हमें, इसमें तो ठीक है। दूसरा जो है हमारा, दूसरा है आपका कि a प्लस b, यानी दो मैट्रिक्स दिया गया है, दो अलग अलग डिफरेंट, उसको जोड़ लो, तो जोड़ने के लिए सेम ऑर्डर का ही होगा। तो इसका जो ट्रांसपोज होता है ना वो हो जाता है a डैश और प्लस b डैश। आप करके देख सकते हो, ठीक है। और अगर दो हो, अगर माइनस हो तो माइनस। अब यहाँ a प्लस b था, प्लस c कर लेंगे तो प्लस c एक और बढ़ जाएगा, माइनस c तो माइनस c हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो प्लस वाला। उसके बाद जो है तीसरा जो है आपका कि अगर कोई कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन किया हुआ हो मैट्रिक्स में और उसका ट्रांसपोज करना हो, तो आपको मैं ये बता दूं कि ये जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेना है उस, और ए का सिर्फ ट्रांसपोज कर लेना है, ठीक है। यानी कि इस मैट्रिक्स में कांस्टेंट का ट्रांसपोज नहीं निकलता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकलता है। और जो चौथा है आपका वो है कि अगर मान लिया जाए ए और बी हो हमारे पास इस तरह से, और उसका ट्रांसपोज निकालो, इसको हम आगे प्रूफ भी कर देंगे, ठीक है। तो इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि ए डैश इंटू बी डैश, ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक नंबर के लिए, ये भी और ये भी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बी डैश और इंटू में डैश, पीछे से स्टार्ट करना है। अगर हम ऐसे लिखें कि ए बी सी का ट्रांसपोज, इसको करना है सी डैश इंटू बी डैश इंटू ए डैश, यानी कि तीनों का अलग अलग ट्रांसपोज निकल लिया। आई बात समझ में। तो इस तरह से ट्रांसपोज का कुछ प्रॉपर्टीज है, ये हमने देखा। तो इसको आप एग्जाम में पूछ सकता है ऐसे कि लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्सेस इतना एंड इतना, कोई पार्टिकुलर मैट्रिक्स दिया गया है,
प्रूव दैट इतना इज इक्वल टू इतना। तो आप सबसे पहले a इंटू बी निकालोगे, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर लेना है, फिर अलग अलग दोनों का ट्रांसपोज निकालना है, और बी डैश इंटू ए डैश, नॉट ए डैश इंटू बी डैश, ठीक है ना। पहले बी डैश को फिर ए डैश में मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना, सेम ही आएगा। हम दिखाएंगे, आगे मिल जाएगा, बुक में मिल जाएगा क्वेश्चन उस समय, ठीक है। अगर 3 वाला रहे तो 3 हो जाएगा, लेकिन ये 3 नहीं 2 वाला ही रहेगा एग्जाम में, ठीक। 100% आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे ये। उसके बाद जो मेरा था इसमें ये ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स था और उसका प्रॉपर्टीज था। अब है सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। वो होता क्या है वो देखो। सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है सिमेट्रिक और दूसरा है अस्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित और अस्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है विषम सममित। हमारे पास ये 2 मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी कहते हैं कि इसको इसके बारे में थोड़ा देख लें हम, ठीक है। तो सममित मैट्रिक्स कहते हैं वैसा मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है, वैसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज, ठीक है, ध्यान में रखना कि वैसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज हम करें और उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए उसको हम लोग कहते हैं सममित अवयव। तो पहला बात ध्यान में रखना, इसके पहले जो ट्रांसपोज निकाल रहे थे तो उसका ऑर्डर चेंज हो रहा था, लेकिन अगर हम ट्रांसपोज करें और वही मैट्रिक्स का ऑर्डर हो, यानी ऑर्डर चेंज नहीं हो, इसका मतलब इसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। पहली बात कि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मान लिया जाए 3/3 का है, ऑर्डर चेंज भी करें तो फिर यही रह जाएगा ना। इसीलिए सममित और विषम सममित दोनों में ये कंडीशन लगेगा कि सबसे पहले उसको क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और उसका ट्रांसपोज निकालें और वही वैल्यू आ जाए, वही मैट्रिक्स आ जाए, उसको हम लोग कह देते हैं सममित अवयव कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और दूसरा है आपका विषम सममित, है कि वैसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालें तो उसका जो वैल्यू आए उस मैट्रिक्स के निगेटिव मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, यानी कि ए डैश इज इक्वल टू -a हो जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे विषम सममित अवयव, यानी कि अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे, जो देखेंगे, जैसे हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे करेंगे लेट या इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मतलब वर्ग अवयव मैट्रिक्स, देन कैपिटल ए is called symmetric let यहाँ करो, let A is a square matrix then capital A is called symmetric if A dash is equal to A, ठीक है ना। समझ रहे हो कि A डैश इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, A होना चाहिए, और उससे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इससे हमें ये भी निष्कर्ष निकलता है दैट इज कि अगर A नाम का मैट्रिक्स था हमारा, सपोज, अच्छा सर इसमें हम क्वेश्चन के रूप में दिखा देंगे कि इसमें जब हम ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा हमें ये पता चल जाएगा कि AIJ जो हमारा वैल्यू रहा होगा वो बदल जाएगा किसमें, AJI में, और दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है स्मॉल a, आपको पता है, तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होगा, तभी तो वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, तभी तो वह इक्वल होगा दोनों, ठीक है। हम इसका एग्जाम्पल देंगे, आपको समझ में आएगा। जैसे देखो, जैसे 1 3 3 1, ठीक है, इस तरह से है। ए नाम का एक मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका ट्रांसपोज आप करो तो ये जो रो है उसको कॉलम में बदल दो, तो क्या हो जाएगा भाई 1 3, इस रो को इस कॉलम में बदल दो 3 1, तो कोई चेंजेस नहीं आए। ये मत बोलना कि आप सेम लिख दें, बिल्कुल नहीं। ये जो हमारा रो था ये कॉलम बदल गया है और दूसरा रो को दूसरे कॉलम में हमने बदल लिया, तो ये दोनों आप वैल्यू आपका क्या आ रहा है, समान आ रहा है। यानी कि तुम ये भी कह सकते हो, इससे कंक्लूजन 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जब मैट्रिक्स आपका सममित हो, आई मीन सिमेट्रिक हो, तो AIJ इज इक्वल टू AJI, 4 ऑप्शन में कि ये रहेगा, ठीक है। तो आप देख भी रहे हो कि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर नहीं हो गया, जब बदल दिए हम I को J में और J को I में, फिर भी
ठीक है। 3/3 का भी आप दिखा सकते हो कि हमारे पास मान लिया जाए ऐसे हो 1 2 3 ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज कर लो आप, देखो ध्यान से। तो इस रो को इस कॉलम में बदल लो 1 2 3, इस रो को इस कॉलम में बदल लो 2 5 1, इस रो को इस कॉलम में बदल लो 3 1 6। तो सेम नहीं आया? हमने ये कॉलम देखो, ये रो इस कॉलम के बराबर, दूसरा रो इसके कॉलम के बराबर और तीसरा रो इसके कॉलम के बराबर। तो कहोगे कि इतना जल्दी लिखा कैसे जा सकता है, कैसे सोचें तुरंत, ठीक है। तो देखो इसका भी टेक्निक है। करना क्या तुम्हें कि जो पहला रो में वैल्यू डालोगे वही पहला कॉलम हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कि ये वाला वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, इसके डायगोनल में कुछ भी आ जाएगा, लेकिन ये वैल्यू और ये वैल्यू फिर सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट आप कर करके देखना, 2/2 का 3/3 का बहुत सारे हो जाएगा कि हमारा ये रो और ये कॉलम का एलिमेंट सेम रखेंगे और ये यहाँ पे जो वैल्यू डालेंगे वही वैल्यू यहाँ पे भी हम डालेंगे, ओके। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। यहाँ अगर माइनस डालते हो ना तो आपको यहाँ माइनस डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सममिताभियों के बारे में समझेंगे कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर भी उसी मैट्रिक्स के समान हो जाता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सममिताभिय कहते हैं। जस्ट अपोजिट अब हम पढ़ें इसमें अस्क्यू सिमेट्रिक। देखो हमारा इसमें अगला जो है वो है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे। अस्क्यू सिमेट्रिक होता है क्या है? इसमें भी लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए इज कॉल्ड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है ना। यानी कि उसका जो ट्रांसपोज हो उसके निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? ट्रांसपोज ऑफ है, सॉरी, उसका अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। और उसका जो ए आई जे हो वो निगेटिव यहाँ पे हो जाए ए जे आई, यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब देखो इसमें देखना ध्यान से कि इसका एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे, या यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो कि दैट मीन्स इसका जो रिजल्टेंट निकला वहाँ से तो वो पता चल ही गया। तो हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ए नाम का कोई मैट्रिक्स हो, मान लिया जाए 0 5 -5 और 0, ठीक है। इसको अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं चेक करना है, तो इसका ट्रांसपोज निकालो। तो ट्रांसपोज निकालने का मतलब इस रो को इसके कॉलम में इसको रो को इसके कॉलम में बदल दो, तो 0 5 और -5 और 0। फिर क्या होना चाहिए? -a के बराबर होना चाहिए। तो a डैश इज इक्वल टू, इसमें माइनस, आप माइनस से गुना कर लो, ठीक है ना। किससे गुना कर लो आप? माइनस से, दोनों तरफ। तो ये माइनस लगा लो यहाँ पे, तो माइनस इसमें भी लगेगा, 0 -5 5 और 0। तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0 + 5 और ये -5 और ये 0। तो -a डैश कहो या फिर माइनस कहो, तो a डैश इज इक्वल टू माइनस, और ये किसका वैल्यू था? a का था, ठीक है। समझ रहे हो? या सिंपल ऐसे समझो कि जब a नाम का कोई मैट्रिक्स हो उसका हमने ट्रांसपोज निकाला और इस ट्रांसपोज में जब माइनस से गुना कर दें तो यही वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे माइनस से गुना भी कर देंगे हम, तो ये 0 + 5 -5 0। ये तो मैंने थ्योरी के लिए इतना दिखा दिया, बट डायरेक्ट आप समझ सकते हैं कि मैंने माइनस से इसमें गुना करा, तो माइनस से गुना किया तो ये वैल्यू आ गया, और ये वैल्यू किसके बराबर है? उसके a के बराबर है, ठीक है। ये तो 2/2 का है। एक 3/3 का एग्जाम्पल हम देते हैं। 3/3 का एग्जाम्पल देखो, मान लिया जाए कैपिटल A नाम का एक मैट्रिक्स हो, 0 1 2 -1 -2 0 3 3 और 0, ठीक है। A नाम का एक मैट्रिक्स है, इसका आप ट्रांसपोज कर लो, यहाँ पे भी आप माइनस कर लो, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज करने के लिए आप देखो इस रो को इसके कॉलम में बदल लो, तो 0 1 2 और ये हो जाएगा -1 0 3 -2 -3 और 0, ठीक है। तो कैपिटल A डैश इज इक्वल टू, यदि इसमें माइनस से हम गुना कर लें, ठीक है, क्या कर लें? माइनस से गुना कर लें। तो जब माइनस से गुना करोगे तो
तो ये क्या हो जाएगा 0, ये +1, ये +2, ये -1, 0, 3, -2, -3 और 0। ठीक है, तो देखो तो पहले वाला जो मैट्रिक्स था उसके बराबर आया कि नहीं, ये के बराबर है या नहीं है। तो ये किसके बराबर हो गया, कब, जब हमने इसे माइनस से गुना करा तब। ठीक है, माइनस से गुना करने के बाद। ठीक है, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, जो देखो समझ लो थोड़ा कैसे हम इसको बनाते हैं। तो ये इस तरह से बनता है कि सबसे पहले इस रो को जैसे है उस वही वाला वैल्यू देना, लेकिन ये तीनों एलिमेंट्स के निगेटिव रख लेना, और इसका जो ये डायगोनल करना वैल्यू वो 0 कर लेना, और ये इसके निगेटिव कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो मैट्रिक्स का जो था सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक वो आपका फिनिश होता है। और इसके बाद कुछ थ्योरी है, ठीक है, उस थ्योरम को हम देख लेते हैं। थ्योरम है कुछ कि for any square मैट्रिक्स कैपिटल ए। ठीक है, कैपिटल ए के किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए a + a' इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड सेकेंड a - a' इज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, और ये आपका इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये 2-2 नंबर के लिए। ठीक है ना, और 4 नंबर के लिए भी, कि हमारे पास यदि A नाम का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a + a' जो होगा कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक, और a - a' जो होगा कैसा होगा, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसे, तो देखो हमने बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, उसका ट्रांसपोज निकालें और वही वैल्यू आ जाए, और अस्क्यू सिमेट्रिक इसका ट्रांसपोज निकालें और वही वैल्यू आ जाए निगेटिव के साथ, उसको हम लोग कहते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पहले हम सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, पहला के लिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रूफ में a + a' के बारे में कह रहा है कि कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, तो लेट a इज a स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो a + a' का भी ट्रांसपोज करो तो इतने आ जाए, तो ट्रांसपोज करो, ये देखो है ना। तो ट्रांसपोज हमने रूल बताया था कि a + b का जो डैश करोगे तो ये हो जाएगा a' + b'। तो यहाँ पे इसका डैश और प्लस इसका डैश, यानी a' + a' का फिर से डैश, यानी कि ये डैश और प्लस इसका हमने ये भी फार्मूला बताया था कि a का ट्रांसपोज करोगे तो a आएगा, यानी a। तो इसका ट्रांसपोज हमने करा और यही वैल्यू आ गया। इसका मतलब है कि a + a' कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो आप यहाँ पे लिख लेना थोड़ा कि अतः 10 a + a' इज सिमेट्रिक। ठीक है, और दूसरा जो था, ये पहला था हमारा, दूसरा उसी तरह से कह रहा है अस्क्यू सिमेट्रिक। तो a - a' का ट्रांसपोज निकालो और उसके निगेटिव के बराबर हो जाए, है ना। तो ये पहले इस पे आएगा, तो a' और -a' का डैश, तो ये हो गया a' और माइनस इसका डैश करोगे तो सिर्फ a ही बचेगा। इसमें आप निगेटिव कॉमन ले लो तो ये पहले हो जाएगा और ये बाद में हो जाएगा माइनस में। अब देखो तो यही वैल्यू इसके बराबर आया ना, इसका मतलब इससे ये भी पता चलता है कि a - a' इज अस्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इस तरह से ये प्रूफ है। 2 नंबर का सवाल है, दोनों इकट्ठे देख लेना है। ठीक है, ये बहुत आसान सवाल था। इसके बाद एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है थ्योरम, उसके बारे में देख लेंगे। उसमें भी फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A for any square matrix A is expressed a square matrix, any square matrix A can be expressed as
द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस पे आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है ना। एक ईयर मिस होता है, अगले साल आता ही है, ठीक है, 100%। तो इसमें आप ये देखोगे कि हमने लिखा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए इसे किस रूप में लिखा जा सकता है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि उसके सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। कब, किसको, किसी भी मैट्रिक्स ए को, और ए होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, आई मीन इस तरह से इसका जो स्टेटमेंट बनता है ना वो ये बनता है कि कैपिटल ए इज इक्वल टू 1/a ए प्लस ए डैश और प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। हमने देखो बताया था। अब इसको थोड़ा सा देखो कि इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए, तो देखो आ जाएगा 1/2a और प्लस 1/2 ए डैश और प्लस 1/2a और माइनस 1/2 ए डैश। ये कटा, ये सॉरी उल्टा काट दिए, ये डैश नहीं है, ठीक है। इसके साथ जुड़ेगा तो आधा ए पूरा ए बन जाएगा, यानी लिखा जा सकता है। तो इसको प्रूफ क्या करें, ठीक है ना, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, दिख ही रहा है। लेकिन हम इसको कह सकते हैं कि नहीं सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक्स, ये बात आ जाता है कि हमारा ए नाम का यदि मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो हमने बताया था कि ए प्लस ए डैश, इसके पहले कि ए प्लस ए डैश कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक है। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जब आप एक स्केलर से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर दोगे फिर भी वह सिमेट्रिक रहेगा, यानी ये मेरा कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। और प्लस ये उसी तरह से ए माइनस ए डैश कैसा हो जाएगा, अस्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हो गया अस्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब यहाँ से देखो किसी मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक प्लस अस्क्यू सिमेट्रिक्स के रूप में लिखा, आपको लिखने के लिए कहेगा कि ए एक मैट्रिक्स है ऐसा, तो इसके सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखो, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाकर आप लिख लोगे। अब यहाँ पे जो आपने इसके पहले में देख रहा था कि सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक्स यदि वर्ग आव्यूह का लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, सिंपल, ए कोई मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज करके जोड़ लेना, वो उसका निकल के आएगा क्या, सिमेट्रिक, और यहाँ पे ये अस्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना, घटा दोगे तो इस तरह से ये आपका फिनिश होता है। इसमें हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे, तो इसका एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं इसका एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है आपका, क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, क्या है क्वेश्चन। जो इसका एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, ट्रांसपोज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज आप कर लेना ये वाली। अगला एक्सरसाइज 3.3 पूरा एक दिन में ही समाप्त हो जाएगा, इसमें सिर्फ ट्रांसपोज करना है, जोड़ घटाव करना है, और उसके बाद हम इसका एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़ेंगे या ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। ये थोड़ा बड़ा है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, या इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये थोड़ा आपका बड़ा है ये, और ये थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, तो इसको थोड़ा पढ़ लेना और ये थ्योरी को देख लेना। ओके।